मिट्टी नमस्कार, मैं सभी श्रोताओं का भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने के तहत इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत ICAR गीत से करेंगे। कुछ लोग का ऑडियो कुछ बना नहीं। इसको कुछ लो ना। जय जय कृषि परिषद भारत की, प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल संवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। Now I will invite our director, Dr. Sujata Saxena madam, to give inaugural address. आज के जुड़े हैं हमारे संगठन के हमारे यहाँ के पूर्व साहब को मैं देख रही हूँ, और आई थिंक साहब भी हैं। साथ में मैं ये भी कह रही हूँ कि कई किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है खास तौर से किसानों के लिए ही है। तो जो आज का, जैसा आपको मालूम होगा कि आजादी के हम 75 साल पूरे कर रहे हैं अगले वर्ष 15 अगस्त को, तो उसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उसमें कुछ तो लेक्चर सीरीज है, जिसमें कल एक लेक्चर हुआ था नो योर डेयरी फूड, और उसके साथ ही कुछ और मास मीडिया कैंपेन भी है, जिसके अंतर्गत एक प्रोग्राम था बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो उर्वरकों का जो खाद है उसका संतुलित उपयोग। तो वैसे तो ये कार्यक्रम NRM डिवीजन को करना था, लेकिन ये क्योंकि कृषि से आमतौर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्यक्रम अन्य संस्थानों ने भी करने का आयोजन कर रहे हैं इसका। वैसे तो हमारे संस्थान में कपास की पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम होता है, और फर्टिलाइजर से हमारा ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन हमारे संस्थान ने कुछ काम किया है नैनो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, और इसके अलावा इसके कपास के डंठल से कंपोस्ट खाद बनाने पर भी काम किया है। इसलिए हमने सोचा कि इस पर हम भी कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, और जो हमारे संस्थान में काम हो रहा है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी संतुलित खाद का उपयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे हमको न्यूट्रिशन के लिए एक बैलेंस डाइट जरूरी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सबका समावेश हो, उसी तरह पौधों को भी अगर संतुलित
आहार संतुलित भोजन मिलेगा, मतलब जो मिट्टी से उनको जो मिनरल्स मिलते हैं वो अगर उनको सबका समान सही मात्रा में मिलेंगे तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी और उपज अच्छी पैदा होगी। जैसे सब जानते हैं कि यूरिया और अब तो लोग पोटाश और फास्फोरस के महत्व को भी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है, लेकिन उनकी अगर कमी हो तो पौधों में की बढ़वार अच्छे से नहीं होती है। उनमें कई कुछ डेफिशिएंसी के, जैसे मनुष्य में होते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, वैसे पेड़ों को भी पौधों को भी हो जाते हैं। तो इसमें जैसे है हमारा सल्फर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है। तो ये जो है मुख्यतः इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं, जिनका भी ध्यान रखना काफी जरूरी है, क्योंकि अब आजकल जो उच्च उत्पादन वाली फसलें हैं उनसे क्या होता है कि मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं वो तो ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं क्योंकि ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन उनकी भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए उनको, और इसी वजह से ऐसा है कि और अब जो है रासायनिक खादों का प्रयोग ज्यादा होता है और जो हमारी गोबर खाद है, कंपोस्ट है, उसका प्रयोग कम हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारी मिट्टियों में इस समय ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत कमी हो गई है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाए। अभी जो हम नैनो की फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली जो है वो नैनो यूरिया लॉन्च की गई है। नैनो फॉर्म में क्या होता है, नैनो जो होता है वो बहुत छोटी फॉर्म में होता है, और आयनिक फॉर्म से इसका फर्क इसलिए में होता है कि ये जो है ज्यादा समय तक टिक सकता है और सीधे मिट्टी में नहीं जाता। तो हमारे यहाँ नैनो जिंक और नैनो सल्फर, इन दो चीजों पर काम हो रहा है और उसके बारे में हमारे यहाँ बताया जाएगा। जो नैनो मात्रा में देने से फायदा ये है कि कम मात्रा से ही ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो इस बारे में हम लोग अभी हमारे संस्थान के वैज्ञानिक और जानकारी देंगे, और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि जो आगे के जो लेक्चर हैं वो आप लोगों को अच्छे लगेंगे और उनसे आगे भविष्य में क्या क्या चीजें आने वाली हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। थैंक यू मैडम फॉर योर इनॉग्रल एड्रेस। आईसीआर के निर्देशानुसार भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने के तहत आईसीआर सिरकोट की यह श्रृंखला में तीसरी प्रस्तुति है, जो कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संबंध में किसानों को शिक्षित करने हेतु आयोजित। इसके तहत आज हम आईसीआर सिरकोट द्वारा नैनो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में जो खोज की गई है उस पर प्रकाश डालेंगे। यह लेक्चर संयुक्त रूप से डॉक्टर ए.के. भरीमल्ला और डॉक्टर मनोज कुमार महावर द्वारा दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर ए.के. भरीमल्ला इस संस्थान में नैनो फर्टिलाइजर के संबंधित शोध कार्यों में कार्यरत है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विभाग के प्रभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, तथा मनोज कुमार महावर कृषि प्रसंस्करण अभियांत्रिकी विषय के विशेषज्ञ हैं तथा नैनो सल्फर से संबंधित शोध कार्यों में कार्यरत हैं। इस वेबिनार के तहत मैं डॉक्टर ए.के. भरीमल्ला और डॉक्टर मनोज कुमार महावर को अपना संबोधन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। सर आप कैमरा में है ना, इधर से जाएगा। हाँ, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर मैडम करिए। नहीं आएगा। नेट गला। Respected Director Madam and Head of the Division, my dear colleagues, and हमारा Former Director Dr. शेख सर, and मेरा बहुत फार्मर साथियों शुक्ला जी नागपुर से जुड़े हुए प्रोग्राम में, और हमीद हसन फ्रॉम सिरसा, काफी कृषक भाई को लेके वो भी जुड़े हुए वहां से। आज का जो हमारा ये थर्ड इन सीरीज, हम लोग को 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हम लोग को सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। उसका संदर्भ में ये भारत सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव को पारित किया जाता है।
इसी हिसाब से काफी लेक्चर, काफी डिबेट आईसीआर का स्तर में होता भी है और इंस्टीट्यूट का स्तर में भी होता है। उसी हिसाब से ये काम हमको एक दिया गया जो बहुत अच्छा काम ये है और ये फार्मर लोगों की जानकारी होना चाहिए। तो ये बहुत नया टेक्नोलॉजी है, इसका फायदा बहुत आने वाला दिन में भी आएगा। और सिंपकॉट इसका संदर्भ में बहुत दिन से काम कर रहा है, टेक्सटाइल एप्लीकेशन में काम कर रहा था, तो लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआर का साथ जुड़ा है जो एक हाईएस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री एज वेल एज इन वर्ल्ड ऑल्सो। इसीलिए जो हमारा नानो फर्टिलाइजर, नानो पेस्टिसाइड का बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, उसका बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हमारा काम प्लस आने वाला दिन में आपको हेल्प करेगा, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए हमने टॉपिक का नाम लिखा रखा आईसीआर सिंपकॉट इनिशिएटिव फॉर नैनो फर्टिलाइजर प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर चैलेंजेस। नेक्स्ट शुक्ला सर, शुक्ला सर, शुक्ला सर, अमित जी, और आप लोगों को सुनाई देता है ना ठीक से? जी जी जी, सिर सामने सुनाई आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है इधर, यहाँ की दिन क्लियर है। ये हमारा कृषक भाई जोड़े हैं, फार्मर्स लोग जोड़े हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे को इतना हिंदी भी आता नहीं क्योंकि मेरा स्लाइड सब है इंग्लिश में। आप थोड़ा उनको अंडरस्टैंडिंग करा दीजिए, किंतु लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके बोलूंगा एंड ट्राई माय बेस्ट टू मेरा जो मैं बोलना चाहता हूँ और प्रेजेंट करना चाहता हूँ उनको पहुंचेगा और उससे लाभ भी ले सकते हैं। ओके, हम हिंदी में उनको समझाएंगे, बताएंगे बाद में भी, और बीच बीच में भी हिंट देते रहेंगे। ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह स्लाइड से। ओके, नागपुर से कोई है क्या? गाड़गे साहब और कोई है नागपुर से? देवीकर चला गया किधर? ठीक है। और इंट्रोडक्शन में देता हूँ, हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आप लोग जानते हैं, हरित क्रांति लाए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें हमारा 3 मुद्दा का ऊपर हम बात किया था, उसका वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति आया था इंडिया में। सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटीज हम लोग लगाएंगे, एक्सटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन करेंगे और फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल्स दे के हरित क्रांति को सक्सेस करेंगे। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इवन इफ द इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो खाद्य का समस्या हमारा देश में बहुत था, पॉपुलेशन रेट भी बहुत हाई ग्रोथ था, इसी हिसाब से हाउ टू फीड द नेशन, दिस इज द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके लिए हमारा साइंटिस्ट लोग जो भी इन्वॉल्व है उसी टाइम से, और एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिनिस्ट्रियल लेवल, ये तीनों चीज को हम लोग को बढ़ावा दे के हरित क्रांति लाया था। क्योंकि हरित क्रांति के बाद इंडिया और हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड में, हो गया कि ऑप्टिमम बाद और क्रॉप यील्ड ज्यादा नहीं हुआ, देखा गया लिमिटेशन हमारे पास आ गया, जिसमें क्रॉप यील्ड बढ़ा नहीं, लो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी हुआ बिकॉज सॉइल का हेल्थ खराब हो गया ड्यू टू अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल। और हमारा पंजाब का खेती कृषक भाई बैठे हैं, उनको भी मालूम रहेगा पंजाब में ग्राउंड वाटर का क्या हालत हो गया, जरूरत से ज्यादा हम ग्राउंड वाटर खींच लिया, काफी ग्राउंड वाटर का अभाव आ गया पंजाब में। काही उपयोग नाही लावून आणि आपल्याला काही इंटरनेटचा वापर नाही करायचा। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, सिंकिंग एरेबल लैंड, वाटर अवेलेबिलिटी, शॉर्टेज ऑफ लेबर,
serious overdosing of chemical fertilizer and eutrophication. यूटिफिकेशन एक हाईली ये वर्ड है, मैं उसको बाद में समझाऊंगा। मेरा स्लाइड में 2 फोटो है जिसको हमारा कृषक भाई पकड़ पाएंगे कैसे होता है ये प्रॉब्लम वाटर बॉडी को। नेक्स्ट योगेश। वो बंद करके करना पड़ेगा। और ये जो मैं पत्ता आपको दिखा रहा है ना, अभी लीफ सब दिखा रहे हैं ना, ये देखिए ये डेफिशिएंसी का वजह से लीफ का ऐसे येलो कलर हो जाता है, बाद में वो ड्राई हो जाता है। आप देखेंगे तो हमारा प्लांट को 2 टाइप का न्यूट्रिएंट का जरूरत होता है, एक मैक्रो लेवल में जो ज्यादा चाहिए और एक माइक्रो लेवल में न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसको सभी लोग जानते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट में होता है जिंक, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर एक्सेट्रा। ये माइक्रो लेवल में चाहिए और डिफरेंट फंक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट सिस्टम। नेक्स्ट, और आप इसे देखिए तो अभी एक स्टैटिस्टिक्स इसमें दे रहा हूं मैं, वर्ल्ड का पॉपुलेशन विल बी एक्सीड 9.7 बिलियन एंड इंडिया का पॉपुलेशन 1.64 बिलियन। उसका मतलब बाय 2050 तो ये जो एडिशनल पॉपुलेशन आइदर इन वर्ल्ड और इंडिया में होंगे, उनको खाने का भी देने का जरूरत भी है। इसीलिए इसके लिए 70% हमको फ्यूचर फूड डिमांड आ जाएगा। किंतु इन अदर हैंड इसको कैसे हम ये करेंगे, हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए हम लोग को अभी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन एरा में आ गए। हम भी बचेंगे, एनवायरमेंट भी बचेगा और हमारा फ्यूचर पीढ़ी भी बचेगा। And आप देखेंगे तो continuous nutrient mining from soil फूल उगाते हैं हर साल। 34 मिलियन टन्स ऑफ न्यूट्रिएंट हम खलास कर देते हैं सॉइल से। किंतु देते हैं सॉइल को कितना एक्सटर्नल कितना सप्लीमेंट देते हैं, 26 मिलियन टन्स पर एनम। ये स्टैटिस्टिक्स आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कितना बड़ा लैकुना हो रहा है धीरे धीरे। इसका साथ क्लाइमेट चेंज, आज जो दिन बारिश चाहिए वो दिन बारिश नहीं होता है, जो भी बारिश नहीं चाहिए वो दिन बारिश होता है। और देयर इज शिफ्टिंग ऑफ सीजन्स आल्सो व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड। आप न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी को इंडिया में देखिए कितना हो रहा है। 95% नाइट्रोजन, 95% फास्फोरस, 48% सोडियम, पोटेशियम, 25% सल्फर, 41% आयरन, 8% मैंगनीज। यदि ये ऐसे चलने रहेंगे देंगे तो समय का मतलब क्या होगा? जमीन सब काम नहीं करेगा बाद में। हम जो उगाने के लिए चाहिए वो कुछ आएगा नहीं, उसमें फल फूल कुछ आएगा नहीं। नेक्स्ट, आप और एक चीज में यदि आपको आपका नजर में लाना चाहता हूँ, हम जो फार्मर लोग हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर। मैं भी एक फार्मर का फैमिली का बेटा हूँ, अभी भी मेरा खेती उड़ीसा में चल रहा है। हम लोग को सरफेस ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, हाथ से तो फेंकते हैं, सरफेस प्लेसमेंट भी करते हैं। डिबलिंग का थ्रू में आपको मालूम हुआ, जो प्लांट भिंडी हुआ, सोयाबीन हुआ उसका और बैंगन हुआ उसका पूरा नजदीक हम देते हैं डिबलिंग करके। और मिक्सिंग विथ इरिगेशन वाटर जिसको फर्टिगेशन बोलते हैं, उसमें भी डाल के हम फर्टिलाइजर देते हैं। ये 3 माध्यम में हम फर्टिलाइजर प्लांट को पहुंचाते हैं। ठीक है, आप कभी सोचा होगा हम लोग को जितना फर्टिलाइजर डाला वो सब फर्टिलाइजर प्लांट लिया क्या? नहीं।
आप देखिए नाइट्रोजन डाला तो 40 to 70% लॉस्ट इन वोलाटाइलेशन, उसका मतलब डायरेक्ट एयर में चला जाता है, ये कोई सोचा नहीं होगा। और इसका वजह से क्या होता है ना, हमारा ग्रीन हाउस होता है ड्यू टू नाइट्रस ऑक्साइड गैस, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। 80 to 90% फास्फोरस जमीन में ऐसे बैठ लेता है, जिसका वजह से सॉल्ट पैन पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। आप 10 फास्फोरस डालते रहेंगे ना, फिर बाद में हॉल लेके जाएंगे फील्ड में ना, वो घुसता नहीं है। ये मेरा भी अनुभव है इसका। 50 to 90% पोटासियम इज आल्सो लॉस्ट। यानी कितना हम कितना डालते हैं तो कितना परिमाण का ये सब ऐसे ही जमीन में रहता है और नहीं तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हम जब से ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर दुनिया में आया, वही दिन से आप हिसाब करेंगे तो कितना करोड़ टन फर्टिलाइजर हम हमारा जमीन को डाल दिए। और एक्सेस फास्फोरस जो होता है ना, उसका इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं जो ऑलरेडी बोल दिया, वो कभी जाके दूसरा केमिकल का साथ, दूसरा मिनरल का साथ मिलके ये काफी सॉल्ट पैन और हार्ड पैन सरफेस बना देता है, जिसमें टिलेज ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, आप देखिए इसका ये जो हमारा जो फर्टिलाइजर कंजप्शन और फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड में, कितना परिमाण का फर्टिलाइजर हम करते हैं। देखिए इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इंडिया में 43 मिलियन टन पर साल यूज होता है फर्टिलाइजर इन आवर फील्ड। इसमें 60% to 70% ओनली क्रॉप एंड व्हीट, जो क्रॉप फसल बोलते हैं ना, उसमें यूज हो जाता है। सीरियल क्रॉप जो बोलते हैं, अराउंड 60 to 70%। एनुअल कंजप्शन 60 मिलियन टन, किंतु जो 18 मिलियन टन का डेफिसिट होता है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक रॉक फॉस्फेट फॉर एग्जांपल, वो हमारा देश में नहीं होता है और हम बाहर से उसको लाते हैं, खाली यूरिया हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। एवरेज कंजप्शन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर इज 133.44 kg per hectare as per 1920 statistics. Global fertilizer production is 317.47 million metric tons. उसका लगभग 300 टन का ऊपर, मिलियन टन का ऊपर, tons creating huge load to the mother earth. So this mother earth, how it will sell? This is a question mark for everybody. Next. आपको कुछ पिक्चर में दिखाता हूँ, देखिए कैसे सालानिट का वजह से हार्ड पैन सॉइल हो जाता है, उसका पूरा क्रैक आ जाता है सॉइल में। इसको आप बुलक ड्रम प्लाव लेके जाएंगे तो इसमें बुलक, इसमें जो उसका धार होता है ना, जो शार्प पॉइंट होता है ना, यदि घुस जाएगा फिर बैल उसको आगे पुल नहीं कर पाता है। आप लोगों को मालूम रहेगा, एक्सपीरियंस भी रहेगा किस किस लोगों का पास है, जो फार्मर लोग हम लोग बैठे हैं। और कैसे ये फर्टिलाइजर जब डालते हैं, जो 1 किलो यूरिया डाला उसका 70 भाग ऊपर तो चला गया, और जो 30 भाग जमीन में रहा वो प्लांट तो जो लिया तो और उससे भी 50% से मोर ये वाटर बॉडी कैसे लीचिंग होके आ जाता है। एक पिक्चर में देखा है लीचिंग इन वाटर। ये जब भी वाटर में आता है ये और एक प्रॉब्लम पैदा करता है जिसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। आप लोग देखे होंगे सीढ़ी जम जाता है पानी का लेयर का ऊपर, और कुछ जो हाइड्रोपोनिक बोलते हैं ना, क्या प्लांट उसको बोलते हैं, वो वाटर हाइसेंट आ जाता है उसका ऊपर। पूरा वाटर बॉडी गांव में जो तालाब रहता है पूरा तालाब ही पूरा फैल जाता है, फिर उसको हमको निकालना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वाटर सिस्टम को पॉल्यूशन करता है, हमारा जमीन को पॉल्यूशन करता है, और इसका अंदर हमारा एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूशन करता है। तो ये जो चीज को हम लेके आज बैठा है इसका बहुत गंभीर प्रभाव है। तो इसीलिए हम लोग को क्या इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे और कैसे उसका सुझाव लाएंगे, ये हमारा आज मेन मुद्दा है। चलो नेक्स्ट।
इसका बाद देखिए इंडियन एग्रीकल्चर फेजेस आप देखेंगे तो कैसे इंडिया में एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारा 60 से 70% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए, हाईएस्ट सेक्टर गिविंग लाइवलीहुड टू द इंडियन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर व्हिच इज ए वेरी ओल्ड प्रोफेशन एंड इज ए वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। ऐसा नहीं है जो खेती करता है गया गुजरा, ऐसा नहीं है, जो खेती करता है उसका ही मान रहता है कंट्री में। देखिए हम लोग को ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, उसका बाद दूध के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया, मच्छी के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन लाया, फ्रूट्स के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन लाया, उसका पीरियड नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको दिखाई दिया होगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन लाया उसका एग्स के लिए, येलो रिवॉल्यूशन लाया ऑयल सीड्स के लिए, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर के लिए, रेड रिवॉल्यूशन मीट, गोल्डन फाइबर फॉर जूट, नाउ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसका साथ सिल्वर आया कॉटन के लिए, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो, प्रोटीन रिवॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन, ग्रे रिवॉल्यूशन फॉर फर्टिलाइजर। तो ये सीक्वेंसिकल लिखा है कि जो अभी हम लोग को जो नंबर 10 पे मैं हाईलाइट किया वो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको 2014 से चालू हो गया, 2022 में कंटिन्यू करेगा, तो कंटिन्यू करेगा क्या आगे भी कंटिन्यू करेगा। उसका मतलब हुआ मैं जो पहले जो आपको बोला हम बचेंगे, हमारा मदर अर्थ भी बचेगा और हमारा जो फ्यूचर आने वाले हैं वो भी बचेगा। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग कभी सोचा नहीं था, जिसका वजह से हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया। किसका? ना मदर अर्थ और जनता, जिसमें हम बीच में हम लोग को रहते हैं। नेक्स्ट, तो इसीलिए हम लोगों को जो देखा, ये जो जितना रिवॉल्यूशन आपको दिखाया, ये रिवॉल्यूशन ऐसे नहीं आया, ये रिवॉल्यूशन को एक एक स्टडी करके देखा जाएगा तो ये सब कहीं टेक्नोलॉजिकल जब एडवांसमेंट हुआ, साइंटिस्ट लोग और वैज्ञानिक लोग और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लोग मिनिस्टर लोग जो बैठ के उसका पर मंथन किया, वो टेक्नोलॉजी भी साइंटिस्ट लोग को दिया, उसका बाद ये सब चीज धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आया। कैसे? देखो अभी 99% लैंड इज अंडर बीटी कट, पहले जो कॉटन था उसमें काफी सारी प्रॉब्लम फेस हो रहा था, कीड़ा लगता था, पेस्टिसाइड ज्यादा भरना पड़ता था, उसके लिए फार्मर को लाभ नहीं मिलता था, बहुत सुइसाइड होता था, प्रोडक्टिविटी भी नहीं था, तो इसीलिए उसको बीटी रिवॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी साइंस आया तो काफी बायोटेक्नोलॉजिकल भी इम्प्रूव वेराइटी आ गया। जैसे मिल्क जब हाइब्रिड जानवर आने लगे, काऊ भैंस सब आने लगे, उसी टाइम में काफी वो मिल्क रिवॉल्यूशन आ गया। तो जब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी आया और उसका यूटिलाइजेशन होने लगा, काफी मात्रा में एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी हमारा हासिल। उसी हिसाब से आज जो हम चर्चा का विषय है नानो टेक्नोलॉजी, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी और ये जो 21st फेज का टेक्नोलॉजी है, उसका माध्यम में हम एग्रीकल्चर का कुछ कर सकते हैं क्या, एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल वे में लेके जा सकते हैं क्या, इसी का हिसाब से हम आज नानो टेक्नोलॉजी का ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरा साथी डॉक्टर मनोज महावर इसका ऊपर हाईलाइट करेंगे और आपको बताएंगे सिरकट कैसे बेनिफिट होगा और सिरकट उसका ऊपर क्या क्या काम करेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मनोज महावर है। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं नैनो टेक्नोलॉजी के जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी
Manoj, please unmute yourself. Yes, now it's okay. मेरा सुन रहे हैं ना आपका? सभी श्रोताओं का फिर से अभिवादन करता हूं। तो अभी सुनाई दे रहा है आपको? बिगनेस Yes, now it's okay. ये सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। यस। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो एक विज्ञान का जो विषय है उसमें उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर ऑन एन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल, यानी कि हम परमाणु या आणविक पैमाने पर किसी भी प्रकार के मटेरियल का अगर हम संशोधन करते हैं और उसकी साइज को कम लेके आते हैं, बहुत ही सूक्ष्म तरल में उसका परिवर्तन होता है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो साइज, पार्टिकल साइज का जो रेंज है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में जनरली होता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें बताया गया है कि अगर हम एक पृथ्वी, जो हमारी धरती पृथ्वी है, उसकी साइज को अगर हम एक बॉल की साइज के साथ तुलना करते हैं तो वो 1 नैनोमीटर होता है। और अगर हम एक और इसका एग्जांपल लेंगे, जो हमारा बाल है, ह्यूमन हेयर जो होता है, उसको अगर हम तकरीबन 80,000 से 1 लाख गुना उसका अगर साइज हम कम करेंगे तो जो साइज आएगा उसको हम नैनो पार्टिकल कह सकते हैं। तो क्यों नैनो मटेरियल, व्हाई नैनो मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड? क्यों हम जो पहले जो बल्क फर्टिलाइजर के रूप में जो हम यूज करते हैं, तो क्यों हमें नैनो की तरफ आना है? बिकॉज नैनो मटेरियल्स आर हैविंग वेरी unique kind of properties as compared to their bulk counterparts। जैसे कि हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, अगर हम जो बल्क पार्टिकल और नैनो पार्टिकल में अगर हम तुलना करेंगे तो सरफेस जो नैनो पार्टिकल में है वहां पर हाईयर सरफेस और एरिया वॉल्यूम रेशियो है। उसके अलावा हीट ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा है। मैग्नेटिज्म जो बल्क में नहीं है वो आपको नैनो पार्टिकल में मिलती है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बड़े पैमाने पर नैनो पार्टिकल में दर्शाई जाती हैं, जो कि बल्क काउंटर पार्ट में नहीं होती। अब ये जो चित्र है इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक ही मटेरियल है, लेकिन चूंकि जब इसका साइज बढ़ता गया है, ये अगर नीले से आप शुरू करेंगे जो लाल तक जा रहा है तो इसका पार्टिकल साइज बढ़ रहा है, मतलब तो जो कलर चेंज है वो दिखता है। तो ये नैनो पार्टिकल का जो एक उसका जो ब्यूटी है वो नैनो पार्टिकल इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अब नैनो पार्टिकल को बनाया कैसे जाता है? तो जनरली जो नैनो पार्टिकल सिंथेसिस अप्रोच होती है उनको हम 3 और सामान्यतः हम 2 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। पहला है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में मतलब हमारे पास एक बल्क मटेरियल रहेगा, मतलब एक जो माइक्रोन साइज का हमारे पास पदार्थ रहेगा उसको हम फिजिकल और जो मिलिंग, जैसे हम आटा चक्की जैसे हम कहते हैं जहां हम गेहूं को इसमें आटे में कन्वर्ट करते हैं, उस तरह का जो फिजिकल मेथड है उसको हम टॉप डाउन कहते हैं। और जो बॉटम अप अप्रोच है वहां पर जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके हम नैनो पार्टिकल का उनकी सिंथेसिस की जाती है। इसके अलावा एक तीसरा खंड भी है जिसको हम बायोसिंथेसिस कहते हैं। वहां पर जो प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं, बहुत जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, उनके एक्सट्रैक्ट से भी हमें नैनो पार्टिकल की हम नैनो पार्टिकल वहां से भी केमिकल के द्वारा लिया जा सकता है। तो जो मैं फिजिकल जो अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये कुछ तरह की मशीनें हैं जो हमारे संस्थान में भी उपलब्ध हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार के नैनो पार्टिकल के ऊपर शोध कार्य करते हैं। पहली जो है हाई एनर्जी बॉल मिल, उसके बाद क्रायो मिलिंग जहाँ पे हम तापमान को भी साथ के साथ मेंटेन करते हैं। तीसरा जो है वो मास कोलाइडर, वहाँ ग्राइंडिंग करके हम नैनो पार्टिकल ले सकते हैं। और उसके अलावा रिफाइनर भी है और हाई प्रेशर होमोजेनाइजर, जहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर में तकरीबन 30 से 40 हजार PSI में हम जाके नैनो पार्टिकल ले सकते हैं। अब नैनो पार्टिकल का कृषि में क्या उपयोग है? जो नैनो टेक्नोलॉजिकल की जो एप्लीकेशंस हैं कृषि में क्षेत्र में क्या होती है, बेसिकली 3 तरह की
मुख्यतः एप्लीकेशन है। पहला जो है नैनो स्केल सेंसर फॉर सेंसिंग न्यूट्रिएंट्स एंड पेस्टिसाइड। अब पौधों में जब हम पौधों को उर्वरक डाल रहे हैं, पोषक तत्व डाल रहे हैं, लेकिन पौधों को वो चाहिए या नहीं, तो उसके लिए विभिन्न तरह के सेंसर की डेवलपमेंट की जाती है। तो जब प्लांट को वो चाहिए, जब वहाँ न्यूट्रिएंट उस मिट्टी में नहीं है, तो प्लांट सेंस करेगा ये सब डिजिटल माध्यम से, तो तुरंत वो उस न्यूट्रिएंट की प्लांट को अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में हमें पौधे में जहाँ उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, वहाँ भी उसको टारगेट डिलीवरी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जा सकती है। इसके अलावा स्मार्ट फर्टिलाइजर एंड देयर एफिशिएंट डिलीवरी। तो ये जो 3 मुख्य रूप से नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं कृषि के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर क्या है। नैनो फर्टिलाइजर का अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे, तो ये जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर जिनकी हम बात करते हैं, यूरिया होगा, पोटैश हो गया या फास्फोरस हो गया, उन्हीं को हमें सिंथेसाइज करना है और मॉडिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो अप्रोचेस बताई थी, उन्हीं अप्रोचेस का यूज करते हुए ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर को नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नैनो फर्टिलाइजर के रूप में उसका रूपांतरण कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि इसको कभी कभी डिफरेंट जो पौधों का जो पार्ट्स होते हैं, वहां से भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और नैनो फर्टिलाइजर का जो इसका जो फायदा है वो ये है कि ये इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, और जो क्रॉप क्वालिटी, अब जो हमें फसल की जो यील्ड होगी वो भी हमें ज्यादा मिलती है। अब अगर हम देखेंगे नैनो फर्टिलाइजर का डिफरेंट टाइप्स जो हैं, 3 मुख्य रूप से इसके ये टाइप होते हैं: नैनो स्केल फर्टिलाइजर, नैनो स्केल एडिटिव्स एंड नैनो स्केल कोटिंग्स। पहला जो है नैनो स्केल फर्टिलाइजर, इसमें नैनो पार्टिकल्स, जो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उस टाइप के जो नैनो पार्टिकल हैं उनको हम नैनो स्केल फर्टिलाइजर कहते हैं। नैनो स्केल एडिटिव्स मतलब जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर हैं, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर, उसके साथ उसमें कुछ नैनो स्केल के एडिटिव्स डाले जाते हैं। तीसरा जो है नैनो स्केल कोटिंग, जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर हैं उनको नैनो पार्टिकल के द्वारा एक परत, ऊपरी परत डाली जाती है, रहेगा वो बल्क फर्टिलाइजर, पर उसके ऊपर एक नैनो पार्टिकल की परत रहती है, उसको नैनो स्केल कोटिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं उनके कई अन्य प्रकार भी हैं जो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। पहला जो है स्लो रिलीज। नैनो पार्टिकल की एक बहुत ही अच्छी विशेषता यह है कि वो न्यूट्रिएंट को प्लांट की उसकी आवश्यकता अनुसार रिलीज करता है। तो स्लो रिलीज मतलब जो प्लांट के पास जो न्यूट्रिएंट रहेगा उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, जितने टाइम तक रहेगा वो ज्यादा रहती है। तो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ जो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्विक रिलीज के लिए होते हैं। जब नैनो पार्टिकल अगर हमने डाला है, नैनो फर्टिलाइजर डाला है, अगर वो किसी भी सरफेस, मान लीजिए हमने मिट्टी में डाल दिया, तो किसी भी सरफेस के साथ जैसे ही वो टच होता है तो वो उसके अंदर का अपना जो उर्वरक है वो पौधों को दे देता है। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीज टाइप का जो फर्टिलाइजर रहता है, उसमें एक पर्टिकुलर केमिकल या कोई भी एंजाइम जो पौधे में जो या मिट्टी में हो या उसके पत्तों पे हो, अगर वो रहेगा तो उसके जैसे ही वो संपर्क में आता है तो उर्वरक को वो रिलीज करता है। एक होता है मॉइस्चर रिलीज। मॉइस्चर रिलीज मतलब वो तभी फर्टिलाइजर को रिलीज करेगा जब वो पानी के संपर्क में आएगा। इसके अलावा हीट रिलीज, पीएच रिलीज, अल्ट्रासाउंड रिलीज और मैग्नेटिक रिलीज, ये 4 और भी हैं इसमें। जो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर तापमान मिट्टी में है तो उसी समय पे वो फर्टिलाइजर रिलीज होगा, अन्यथा वो रिलीज नहीं होगा। और जैसे हम देखते हैं कि पीएच ऑफ द सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक सॉइल, एल्कली सॉइल, तो उसके अनुसार भी काफी नैनो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड फर्टिलाइजर मतलब जब उसको अल्ट्रासाउंड जो हम फ्रीक्वेंसी वेव्स बोलते हैं, जब तक वो संपर्क में आएगा तब वो नैनो फर्टिलाइजर को रिलीज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का भी एक इसमें, जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जब उसके आसपास नैनो फर्टिलाइजर के संपर्क में आने से वो सॉइल में रिलीज होगा। अब नैनो मटेरियल सॉइल प्लांट सिस्टम में जाएगा तो उसका क्या होगा?
हमने पौधों को दे दिया। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है उसको फॉलियर एप्लीकेशन, यानी कि हमें उसे फव्वारे के द्वारा हम पौधों को दे सकते हैं, और दूसरा जो है मिट्टी में हम उसको स्प्रे के द्वारा भी डाला जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि फोलियर स्प्रे मतलब पत्तों के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा को हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो रंध्र जो है वो जब मतलब जब पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तब वो खुलेगा नहीं, लेकिन जब प्रकाश रहता है अच्छा तो वो स्टोमेटा ओपन होता है। तो जैसे ही जो नैनो फर्टिलाइजर जो फव्वारे के द्वारा पौधों पे डाला गया है वो उसके पत्ते पे रहेगा, और जो स्टोमेटा है उसका साइज होता है माइक्रोन में, मतलब नैनो पार्टिकल से कई गुना बड़ा साइज होता है। तो जो नैनो पार्टिकल अगर पौधे के ऊपर है, उसकी परत पे है, तो स्टोमेटा ओपन होते ही वो प्लांट उसको अवशोषित कर लेता है। और इसके अलावा जो रूट का है, रूट में भी जो पौधों की जड़ें जो होती है वहां पे अनेक तरह के पोर्स रहते हैं, तो उसके द्वारा भी पौधा जो है नैनो फर्टिलाइजर का अपटेक करता है। अब यहाँ दो तरह के मैकेनिज्म है, जाइलम और फ्लोएम, जो आपको दिख रहा है। जाइलम मीन्स जो ये पौधों के अंदर का मैकेनिज्म है न्यूट्रिएंट का। जो जाइलम है जो पौधों की जड़ों से लेके उसके अन्य जो पार्ट्स हैं वहां तक सप्लाई करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो टू वे मैकेनिज्म है, मतलब ये रूट से पत्तों तक भी जाएगा और पत्तों से रूट तक भी आएगा। अब इसके अलावा जो राइट साइड में जो पिक्चर है यहाँ भी देखेंगे, तो जो नैनो पार्टिकल का हमने ऊपर फोलियर स्प्रे भी किया और रूट में भी हमने उसको डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा जो प्लांट प्रोडक्टिविटी हेल्थ सिस्टम है, एनवायरमेंटल क्वालिटी उसकी बढ़ेगी, एंड न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ेगा, क्योंकि साइज छोटा है तो उसका जो कन्वर्जन है जो प्लांट जिस सोर्स में उसको चाहिए तो वो इजीली होता है। नाउ नैनो फर्टिलाइजर यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो एक विशेषता है वो ये है कि स्लो न्यूट्रिएंट डिलीवरी, मतलब जो एक कन्वेंशनल फर्टिलाइजर 4 से 10 दिन में अगर अपने आप को रिलीज ये प्लांट को मिलेगा, वही नैनो फर्टिलाइजर की उपलब्धि के आसपास है वो 40 से 50 दिन तक होती है। तो आवश्यकता अनुसार उसको पौधा अपने आप ले सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी विशेषता है। इसके अलावा क्योंकि नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग कम मात्रा में होता है, इसीलिए अगर उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, परिवहन के माध्यम से कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और फील्ड एप्लीकेशन है, तो उसका जो अमाउंट है इन मॉनिटरी टर्म्स वो भी बहुत कम लगता है। इसके अलावा सॉल्ट अक्यूमुलेशन, जो जैसे सर ने हार्ट पैन की बात की, तो जब सॉल्ट अक्यूमुलेशन सॉइल में होगा तो अगर हम नैनो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो वो उसकी मात्रा में काफी कमी आती है। और बायोसेंसर भी जो एक नई तकनीक है फिलहाल, जो फर्टिलाइजर नैनो फर्टिलाइजर के साथ उसको कंबाइन करके न्यूट्रिएंट डिलीवरी, जैसे कि सॉइल में मैंने बताया कि सॉइल में अगर मॉइस्चर की अनुसार प्लांट क्रॉप ग्रोथ को, क्योंकि प्लांट भी एक मनुष्य की तरह ही है, उसमें अलग अलग ग्रोथ स्टेज में जब उसको चाहिए, फ्लावरिंग का टाइम है, फ्रूटिंग का टाइम है, तो उसके अनुसार उसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो बायोसेंसर उस क्षेत्र में पौधों को काफी मदद करता है। और बैलेंस न्यूट्रिशन, नैनो फर्टिलाइजर मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन, जितना चाहिए उतना ही मात्रा में पौधों को मिलेगा। इसके अलावा हायर सरफेस एरिया, क्योंकि साइज बहुत कम होता जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ता है। सॉल्युबिलिटी जो है, अगर पानी में उसका घुलना है वो बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार से रिएक्टिविटी भी उसकी बढ़ जाती है। और यही देखा गया है कि बहुत सारे शोधों से पता चला है कि सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ती है, उपज बढ़ती है, और जो पैरामीटर जो क्वालिटी जो हमें यील्ड मिलती है उसकी भी उसमें पैरामीटर्स में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो भी पौधों का बढ़ता है। और इसके अलावा नैनो फर्टिलाइजर जनरली नॉन टॉक्सिक होते हैं और ये लेस हार्मफुल होगा इकोसिस्टम। और नैनोपोर्स एंड स्टोमेटल ओपनिंग, जो मैंने आपको बताया, जो छिद्र के माध्यम से पौधे ये अवशोषित कर लेते हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी वो बढ़ती है। इसके अलावा मिनिमाइज द कॉस्ट एंड क्योंकि ये कम मात्रा में यूज होता है। एंड ऑल्सो जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है,
जो हमें फसल के इसके उत्पादन के दौरान जो फर्टिलाइजर हमें डालना पड़ता है वो भी नैनो फर्टिलाइजर के कम होता है, ऑल्सो वेरी लेस। अब अगर ये एक टेबल है, इसमें विभिन्न शोध नतीजों के द्वारा बहुत सारी अलग अलग फसलों में, जैसे कि राइस, वीट, मक्का हो गया, सोयाबीन, गेहूं में, और बहुत सारी जो फल और सब्जियों में नैनो फर्टिलाइजर का विभिन्न कॉम्बिनेशन में उपयोग करके जो ईल्ड है, जो ईल्ड अगर आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में, तो ईल्ड में काफी इसमें बढ़ोतरी होती है, तकरीबन 10 से 30% तक की इसमें विभिन्न पौधों में इसका ईल्ड में बढ़ोतरी आकी गई है। अब हम बात करेंगे कि संस्था ICAR सिरकॉट के पास जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो विभिन्न तकनीकें हैं उसके बारे में। तो पहला जो है वो नैनो जिंक ऑक्साइड। तो जिंक हमें पता है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। एंड इस समय में, जैसा सर ने बताया, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो समय देख रहे हैं, तो अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की काफी कमी सॉइल में हो रही है। इसीलिए आजकल जो NPK फर्टिलाइजर या सल्फर को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उस पर ज्यादा ध्यान देते हुए साथ ही साथ हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उस पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए ICAR सिरकॉट की जो नैनो जिंक ऑक्साइड की टेक्नोलॉजी है, ये इट इज ए कमर्शियल जिंक फर्टिलाइजर, और ये एक नॉवल प्रोसेस से सिंथेसाइज किया गया है। ये जो दो पिक्चर आप देख रहे हैं, स्टेम और माइक्रोस्कोपिक इमेज है नैनो जिंक ऑक्साइड की। और इस नैनो जिंक ऑक्साइड फर्टिलाइजर को लेते हुए राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुंबई ने एक अपने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ब्रिंजल, मतलब जो हमारा बैंगन है, उसके ऊपर इसको यूज किया था। और उन्होंने उस स्टडी में ये पाया कि नैनो जिंक ऑक्साइड से जो उस पर्टिकुलर जो ब्रिंजल का जो क्रॉप था उसके यील्ड में 70% वृद्धि हुई, और जो बायोमास है उसमें भी 45% तक की वृद्धि देखी गई। तुम्हारा क्या चलता नहीं रे? चलता नहीं। हाँ, देख लो क्या करते हो। नैनो जिंक ऑक्साइड की जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, इसका कमर्शियलाइजेशन राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर को आगे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए दिया गया है, ताकि ये जो तकनीक है बहुत सारे फार्मर्स तक पहुंच सके। और ये डेफिनेटली इट विल जो क्वांटम ऑफ फर्टिलाइजर, जो हम उर्वरक की मात्रा के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसके उपयोग में काफी कमी लाएगी। ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने में मददगार होगी। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया गया। और ये जो श्री छबलेंद्र रॉल जो उस समय सेक्रेटरी थे, उनके प्रेजेंस में ये कमर्शलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसके बाद जो दूसरा जो मुख्य एक पोषक तत्व है, उसको हम सल्फर। तो सल्फर जो है वो फोर्थ प्लांट मेजर न्यूट्रिएंट, NPK हम जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। उसके बाद जो चौथा पोषक तत्व है वो है सल्फर। तो सल्फर आजकल के जो इस समय में सल्फर की बहुत डेफिशिएंसी है। इवन इन ऑल द इंडियन सॉइल एज वेल एज महाराष्ट्र के सॉइल में भी काफी सल्फर की डेफिशिएंसी है। तो सल्फर पौधों के लिए क्यों चाहिए? पौधों में जो अमीनो एसिड है, जो प्रोटीन है, उसके सिंथेसिस के लिए सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 अमीनो एसिड जो मिथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, इनके सिंथेसिस के लिए सल्फर की मात्रा बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जो क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से पौधा हरा दिखता है, उसके प्रोडक्शन के लिए भी, और जो फास्फोरस जो हम पौधों को दे रहे हैं उसके यूटिलाइजेशन के लिए भी सल्फर की भूमिका बहुत ही अहम होती है। जो सीरियल एंड पल्सेस, जो हमारी तिलहन या हमारी जो दालें हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जो हमारी तिलहन फसलें हैं उसमें ऑयल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और शुगर केन जो जैसे गन्ने में, तो शुगर कंटेंट उसमें बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सल्फर का एप्लीकेशन पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक सर्वे जो भारतवर्ष में किया गया था, वहाँ तकरीबन 1,35,000 सॉइल सैंपल के ऊपर एनालिसिस की गई। वहाँ उसमें पाया गया कि 40 से 45% जो
सैंपल थे उसमें सल्फर की कमी पाई गई, और इसीलिए जो सल्फर सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, जहाँ सल्फर की मात्रा ज़्यादा रिक्वायर है, उनकी जो यील्ड है और क्वालिटी में काफ़ी गिरावट भी होती है। इसी संदर्भ में हमारा संस्थान सल्फर का सिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, हम इसको यहाँ बना रहे हैं, और उसके अलावा जो फील्ड ट्रायल है ताकि उसका फसलों पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसके लिए हमने विभिन्न ICAR के इंस्टीट्यूट जैसे DOGR पुणे, IAPR कानपुर, ISS भोपाल और MPKV राहुरी के साथ हमने इसमें कोलैबोरेशन किया है, और उसका दोनों फर्टिलाइजर हमारे जिंक ऑक्साइड और नैनो सल्फर दोनों का विभिन्न फसलों के ऊपर उसका प्रयोग करके देखा जाएगा, उसके आकलन किया जाएगा। अब जैसा निदेशक मैडम ने बताया, ये इफ्को का जो प्रोडक्ट है नैनो यूरिया, जो हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ये पहला लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर है, और इसमें तकरीबन 40,000 ppm नाइट्रोजन है, जो कि एक 500 ml आधा लीटर की जो बॉटल है उसमें ये नाइट्रोजन की मात्रा है। और इफ्को के अनुसार ये 500 ml का जो बॉटल है, ये 50 kg जो नाइट्रोजन का जो यूरिया का जो बैग आता है उसके बराबर इसकी बराबर क्षमता में ये काम करेगा। और जो पौधे का जो जीवन काल है, जहाँ जैसे हम उसको लगाते हैं तो हार्वेस्ट द सोइंग टू द हार्वेस्ट, उस दौरान इस नैनो फर्टिलाइजर को केवल 2 बार हमें फॉलियर स्प्रे के द्वारा पौधों को देना है। और इसकी जो कीमत है 500 ml का जो बॉटल है वो तकरीबन 240 रुपए है, और जबकि जो यूरिया का जो बैग आता है 50 किलो का वो 266 रुपए का आता है। तो अगर देखा जाए तो उससे ये 10% सस्ता भी है, और साथ ही साथ जो इसकी एफिशिएंसी है, जो इसकी क्षमता है, जो कन्वेंशनल यूरिया है, लेकिन जो हम बल्क यूरिया देते हैं पौधों को, उसकी जो क्षमता है वो 30 से 40% होती है, जबकि जो नैनो यूरिया इसकी जो क्षमता है वो 80% से भी ज्यादा बताई गई है। इसके अलावा क्योंकि नैनो प्रोडक्ट्स को लेके, नॉट ओनली फर्टिलाइजर और भी बाकी प्रोडक्ट को लेके भी उनका कुछ स्टैंडर्ड अभी तक नहीं है, तो इसीलिए एक DBT जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जहां जो नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स, तो इसमें भी हमारे संस्थान के वैज्ञानिक उस समिति में अध्यक्ष एक मेंबर थे। तो इसमें विभिन्न जो स्टैंडर्ड्स है नैनो पार्टिकल को लेके, उसका इसमें पूरा समावेश है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो नैनो फर्टिलाइजर की कमियां क्या हैं? फिलहाल जैसे इसमें लेजिस्लेशन और कुछ रिस्क भी अभी तक, क्योंकि उसके ऊपर स्टडी अभी पूरी नहीं है, इसीलिए ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस हैं। और प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कभी अगर ज्यादा स्केल में उसको हमें जरूरत है तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी अभी बढ़ाने की जरूरत है। और चूंकि नैनो फर्टिलाइजर को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए, तो कभी कभी इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी हायर हो सकती है। एंड जो रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मुलेशन, क्योंकि इंडिया में विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो उसके हिसाब से एक नैनो फर्टिलाइजर अगर किसी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरे क्षेत्र में उसकी उतनी, क्योंकि विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है प्रोसेस का, वो अभी इसमें जो स्टडी करने के लिए अभी जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे जो कमर्शियल नैनो फर्टिलाइजर के नाम पे अगर हम देखेंगे तो बाजार में काफी फर्टिलाइजर नैनो के रूप में मिलते हैं, पर अगर हम उनको देखेंगे तो वो कभी कभी सब माइक्रोन या माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो असली में नैनो उतना नहीं होता है। इसीलिए जो इसके यूज के लिए अभी तक यूनिफॉर्म साइज, जब हम एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म साइज ऑफ नैनो पार्टिकल जब तक नहीं मिल जाता, तो तब तक इसके लिए अभी और भी स्टडी करना बाकी है। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर, जो कृषि क्षेत्र है, इसमें अभी आने वाले समय में भी और फिलहाल भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें पानी की कमी है और जो उर्वरक जो हमारे पास मिट्टी है उसकी कमी होती जा रही है। इसीलिए
तो कृषि क्षेत्र है उसी को बढ़ाना, और जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जल हो गया और जो उर्वरक हैं, उनको उनकी क्षमता को बढ़ाना, और ताकि जो यील्ड है वो हमारी बढ़ सके, यही हमारा एक ये नैनो फर्टिलाइजर के तौर पे हम उसको करने का एक अच्छा विकल्प है। और जैसा मैंने बताया कि नैनो फर्टिलाइजर की जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, मतलब पौधा उसको जितना हमने दिया उतना ले सकता है, वो अधिक होती है, इसीलिए जो सॉइल की टॉक्सिसिटी है वो काफी कम होती है, और जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं जो पर्यावरण के ऊपर और मिट्टी के ऊपर भी, वो भी काफी कम होते हैं। So nano fertilizers become more potential for achieving sustainable agriculture, especially in developing countries. So with this word, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मनोज सर और भरीमल्ला सर, आपके नैनो फर्टिलाइजर के ऊपर इंग्लिश में होते हुए भी आपने बहुत अच्छे से फार्मर्स को शिक्षित किया। अगर किसी सेंटर पे किसी को भी अगर नैनो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी, सिरसा से एक क्वेश्चन है सर, सिरसा का क्वेश्चन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए अमित जी। सुखविंदर सिंह बोल रहा हूँ सिरसा से। सर मेरा क्वेश्चन है, इसको यूज करने के लिए क्या स्प्रे ही होगी या इसको जैसे दूसरी यूरिया डाल सकते उस तरह पे डलेगी? ये स्प्रे होगी कि ऐसे डाल? नहीं नहीं सर, उसको आप ऐसे नहीं डाल सकते, उसके लिए स्प्रे अलग से डेवलप करते हैं, और उसको देने का टाइम में काफी आपको थोड़ा ये हो के देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी फाइन। आपका ये जो ये है ना पूरा पाउडर है, उसके लिए जब भी उसको मार्केट में आएगा उसका साथ प्रॉपर गाइडलाइंस आपको भी दिया जाएगा कैसे उसको अप्लाई करने का। सर इसके ट्रायल लगवाओ गांव में, फिर ये किसानों को पता चलेगा ये कैसे चलेगा। क्या है ये तो यूनिवर्सिटी लेवल में ट्रायल चल रहा है अभी तो। नानो किसान देख के काम करता है, जितना भी एक दूसरे को देख के करता है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ये जिंक और सल्फर कब तक नैनो के अंदर आ जाएगी सर? फार्मर का पेज दिखाओ ना यार, कब तक आ वो फुल पेज दिखाना। नहीं जिंक तो अभी आ जाएगा, जिंक का तो हम लोग को आरसीएफ को दे दिया ऑलरेडी। अच्छा उसको खोलो ना, उनको बड़ा ये करो ना स्क्रीन पे। कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ पूछे जो ये हमारा जो जिंक का ये टेक्नोलॉजी हमारा हम लोग को आरसीएफ आप लोगों को मालूम होगा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उनको ये टेक्नोलॉजी दिया, किंतु लेकिन ये पाना कोविड का वजह से उन लोगों का जो फैक्ट्री बनाने का था वो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया, तो मार्केट को मेरे को लगता है ये एक साल का अंदर आ जाएगा जिंक का। Hello, Dasha and Dr. Cairo. I'd like to ask Dr. Yes sir, Cairo sir, welcome. Yes, I'm very first of all, I like to congratulate to Silkot, Yeah. to all the scientists and director. Sir. But there are some points Yeah. which basically are not being taken care in sort of their application. As you take the example of they are very in a small quantity. So the relationship of the soil and plant Yeah. has to be determined, whether, as you have in your opening remarks, you have explained the leaching as well as aeration, everything. So when you take this very small quantity, what is when the plant, the sensors will be there and all that, but this technology still has to be perfected. And I think so farmers' participation in this program is just a knowledge is okay. But until the technology is being perfected and made in a form of a package, it needs a lot of experimentation, and not only fertilizer company and the special of your program on zinc and sulfur.
will be sufficient because there are so many linkages in between so many nutrients. You take a zinc in only 2 crops, rice and wheat. So in this regard, I will discuss with you when I will come to your country. There are so many points to be covered and to be perfected, and then we can have a joint programs between different crop divisions and others, so that technology can be made very successful. Yes, sir. आपका point हमसे it is well taken. आप जो सुझाव दिया ये तो काफी एक्सपेरिमेंटेशन उसके लिए चाहिए and data validation चाहिए. Sir, thank you, sir. Thank you, sir, for your suggestion. There's only one other point. There are some basic studies are also required in that. Okay. I tell you, sir, very basic studies are required. And in case of the plant, as you told about the foliar application, regarding the foliar application, the concentration and all that, so many issues are there, which otherwise it will burn the leaves and all that. And there are enzymes. There are a lot of enzymes are there on the surface of the leaf, which are going to convert. Similarly, in the soil also, there are so many organic organisms which are to be taken care of. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Shukla, sir. Shukla, sir. Yes, sir. We have a question. Any question from GTC? Yeah. बोलिए शुक्ला सर बताइए. हाँ, मैं बोलना चाहूंगा मार्केट में अवेलेबल है क्या? हाँ, नहीं, इफ्को का अभी अवेलेबल हो जाएगा. जो नानो यूरिया है ना, हाँ, नानो यूरिया अवेलेबल हो जाएगा 2-3 महीने का अंदर. ओके. ग्रामीण परिसर में अभी पहुंचा है ये माल कि नहीं पहुंचा? क्या बोलिए? ग्रामीण भागों में पहुंचेगा. उपलब्ध है? पहुंचेगा. अच्छा. कुछ इसका लिक्विड फॉर्म में जा रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में? लिक्विड बाटली देखा है ना, आधा लीटर का बाटली. अच्छा. वो लिक्विड का हिसाब से आएगा, आपको सिंचन का माध्यम में उसको अप्लाई करने का. अच्छा. ये नींबू वर्गीय पौधों में भी काम आ सकता है क्या? हाँ, आपको बैग भर के जो लाते थे ना यूरिया, उसको डालना नहीं पड़ेगा. अभी लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं. हाँ, लिक्विड फॉर्म में आप एक स्प्रेयर लेके, ड्रॉपलेट स्प्रेयर मिलेगा, जिसको नाफसाक स्प्रेयर अभी कौन सा वो कंपनी अभी डिजाइन कर रहे हैं, बॉम्बे में है वो स्पेरिस पे ना, कौन उसका नाम आस्पी. क्योंकि उसका जो ड्रॉपलेट है ना, उसको पूरा ये हमारा ये स्प्रे काम नहीं करेगा उसके लिए. वो आस्पी उसको डिजाइन कर रहे हैं इफ्को का. ये में शायद मेरे को ऐसे उनका चल रहा था. अभी वो आने के बाद आपको लेके उसका कंसंट्रेशन वो बताएंगे, उसी हिसाब से इवन फोलियर स्प्रे कर देंगे तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा. अच्छा, इसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ है क्या ऐसा? नहीं, पेस्टिसाइड का हम लोग किया नहीं, क्योंकि पेस्टिसाइड का जो है ना, उसका नैनो पार्टिकल रिसर्च करने के लिए काफी ये है, रेस्ट्रिक्शन है. और उसको स्प्रे करने का नहीं करने का वो भी रेस्ट्रिक्शन है. उसका एक सेंटर फॉर क्या है, उसको पेस्टिसाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का. अभी तक उनका परवाही नहीं है. I can tell you this is a compatibility. That compatibility chart has to be studied with nanoparticles. Otherwise, they can burn the crop. चलिए ठीक है जनाब. ओके. और कुछ क्वेश्चन है? सर, ये प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा? ये प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ? मतलब कहाँ से आप पहला चालू करोगे? हम महाराष्ट्र की बात करते हैं. मुंबई से तो महाराष्ट्र नहीं, आपका वहां से शुक्ला जी का जो जीटीसी है ना, वहां से होगा तो हम लोग को उसका ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे. और नानो यूरिया हुआ कि नानो सल्फर हुआ, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां से एक प्रोग्राम बनाएंगे. वो तुम्हारे पास सही है, सोयाबीन है, पराठे है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा आपकी बात से. और इंग्लिश में बात करें आप. हम मराठी आदमी मराठी समझता है, थोड़ी हिंदी भी समझते हैं.
You are talking in English. धान पे क्या होना, टमाटर में क्या होना, सोयाबीन में क्या होना, समार में क्या होना, टमाटर में क्या होना, गन्ना में क्या होना। क्या बोल रहे हो समझ नहीं। अरे बोल रहा है कि हमारी क्रॉप जो है ना सोयाबीन गन्ना उसके ऊपर आप करोगे क्या एक्सपेरिमेंट? नहीं नहीं नहीं, देखिए गन्ना जो है सोयाबीन है, सोयाबीन के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, सोयाबीन और धान। हाँ, सोयाबीन का धान में जिंक नहीं होगा तो वो धान का पत्ता पीला हो जाता है, और सोयाबीन में सल्फर नहीं रहेगा तो उसमें जितना ऑयल होना चाहिए वो मिलता नहीं वो ऑयल। तो पराठे में मराठी क्या है? मराठी हम मराठी में बोलो, पराठी हाँ पराठे में ट्रांसफर। शुक्ला जी हाँ सर बोलिए। हाँ, थोड़ा हमारा फार्मर भाई को समझा दीजिए, थोड़ा कैसे कैसे क्या करने का उनको समझा दीजिए बाद में। हाँ ठीक है। और हम एक प्रोग्राम उनके लिए बनाएंगे आपका, वहां से हम बनाएंगे नानो फर्टिलाइजर का एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएंगे उनके लिए। ओके, आप लोगों को हम लोग को मराठी में एक अच्छा लेक्चर रखेंगे और ट्रेनिंग रखेंगे नानो फर्टिलाइजर उसका यूज का ऊपर होगा, तो आपका उधर ही थोड़ा सैंपल स्टडी भी हम करेंगे उधर। ओके सर ओके। ओके, और कुछ है किसका? एक क्वेश्चन सिरसा से ले लीजिए, सिरसा से। हाँ सिरसा से। नमस्कार सर। हाँ सर, आपने जो रेनू के बारे के अंदर आप हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं एक और इस टॉपिक पे बोलना चाहूंगा सर कि जो फसल के अवशेष जो है, कॉटन जो है हमारे हरियाणा के अंदर कपास की बहुत बड़े स्केल पर खेती की जाती है। इसके जो अवशेष जो होती है अरे क्यों तुम उसको चलाते हो बैठ के उसको? सर्च कर नहीं, वो वहां से अनम्यूट ये हो गए, ये दोनों को कुछ नहीं है, म्यूट हो गए वो। निकाल देना था वहां से। सर्च करके हमें फोन लगा वो बताएगा क्या बोलना। हाँ फोन कर दो मैंने उसको अमित साहब जी जी, देखिए हमारा क्या बोल रहे हैं साहब का, देखिए ना थोड़ा, हमको हम समझाए थोड़ा। आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट हो गया था। कंपोस्ट के लिए कह रहे हैं जो, हाँ कॉटन कंपोस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं। कि भाई ये हरियाणा में बहुत ज्यादा हमारा कॉटन स्टॉक होता है। ओके। तो इसके लिए कहते हैं जो सिरकॉट ने जो टेक्नोलॉजी निकाली है उसका कोई प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ वो कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा वो नहीं है। नहीं, इस बार हम लोग को हमारा प्रोजेक्ट का माध्यम में जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है ना, वो प्रोजेक्ट का माध्यम में हम लोग को जो साइंटिस्ट हमारा डॉक्टर पांडियन और डॉक्टर मागेश्वर ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उसको इस साल डेफिनेटली हमारा उधर एक कंपोस्टिंग का डेमोन्स्ट्रेशन होगा जी। ओके, क्योंकि ये पैंडेमिक का वजह से नहीं हो पाया, कोविड-19 की वजह से, और डॉक्टर मागेश्वरन जी का ट्रांसफर हो गया यहाँ से दूसरा जगह पे, तो इसीलिए कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, उसको आप भी बहुत अच्छा किया था शिक्षा सेंटर में। ओके जी जी, मैं करेक्ट हूँ ना? हाँ, तो इस बार हम आपको पैसा पहुंचा देंगे और आपको टेक्नोलॉजी पहुंचा देंगे, आप उधर जैसे करके आपका कृषक भाई को डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए उनको इस बार। जी जी जी, ओके जी जी, मैं आपका हेड के साथ बात करके इसका प्रोग्राम रखेंगे, आप जब भी बोलेंगे ना मेरे को करने का, हम आपको यहाँ से प्रपोजल इनिशिएट कर देंगे। ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यंग लोगों को कुछ बोलना नहीं। और कुछ ना, हम लोग को एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम और कुछ बोलना चाहते हैं कोई, और पूछना चाहते हैं तो पूछिए। चलिए अभी मुझे
दीदी का हाथ ऊपर है क्या? सर सेक्शन 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 ये तो वो नहीं चलो ये करेंगे ना। धन्यवाद प्रस्ताव हेतु मैं भरत पवार जी को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले आज के जो हमारे दो वक्ता थे, डॉक्टर अशोक कुमार भारीमुल्ला जी और डॉक्टर मनोज कुमार महावर जी, जिन्होंने खाद का जो नियंत्रित उपयोग है खेती में, उसके ऊपर जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए मैं आप दोनों वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस वेबिनार में जो हमारे किसान भाई और बहन है जो इस वेबिनार में जुड़े हैं, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जो कार्यक्रम था वो खास तौर से उनके लिए था और मुझे आशा है कि उन्होंने उसका लाभ लिया रहेगा। और हमारे जो संस्थान की निदेशक महोदय है, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे। और इस वेबिनार में सम्मिलित जो भी यहाँ पे थे हमारे सिरकॉट के कर्मचारी और जो भी यहाँ इस वेबिनार में शामिल हुए, उन सभी का मैं हार्दिक आभारी हूँ संस्थान की ओर से। और इसी के साथ यह कार्यक्रम यहाँ पे हम समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे और भी कार्यक्रम रहेंगे जिसमें आप शामिल होइए और आपको इसमें नई नई जानकारी मिलेगी, इसका लाभ लेते जाइए। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमानी सर तो नहीं आए, श्रीमानी सर तो उनको जर्नलिस्ट को उनको थैंक्स किया।